हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का प्रश्नों की श्रृंखला में। आज हमारा टॉपिक है मौर्योत्तर काल से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं। यह प्रश्न यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीआरओ, एआरओ, लोअर पीएससी, सीजीपीएससी, एमपीपीएससी इन सभी बड़े एग्जामों से उठाए गए प्रश्न हैं जो कि मौर्योत्तर काल से प्रश्न पूछे गए थे। उन सभी प्रश्नों की सूची यहाँ पास आपके सामने तैयार है, आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न पर आते हैं। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए, इसकी जानकारी किस लेख में मिलती है? 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए गए पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। कौन कौन से यज्ञ थे? पहला था राजसूय यज्ञ, दूसरा वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ किसके द्वारा करवाया गया? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। इसकी जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? अयोध्या अभिलेख में। किस अभिलेख में? अयोध्या अभिलेख में। याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग इन्होंने शुंग वंश की स्थापना भी की थी। कब? 185 ईस्वी में। सभी प्रश्नों को आपको याद रखना है, यह सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? किस शासक के लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ? एक ब्राह्मण नामक उपाधि प्रयुक्त हुई थी किस शासक के लिए? सातवाहन साम्राज्य के एक शासक थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, याद करिएगा। किस शासक के लिए एक ब्राह्मण उपाधि से सम्मानित किया गया था गौतमीपुत्र सातकर्णी को? यह जानकारी कहाँ मिलती है, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? प्रशस्ति अभिलेख पर। प्रशस्ति अभिलेख कहाँ स्थित है? नासिक में। ठीक है ना, याद रखिएगा, नासिक में उपस्थित है प्रशस्ति अभिलेख। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कुषाण राजवंश के सिक्के पाए जाते हैं। किस धातु के सिक्के कुषाण राजवंश में पाए जाते हैं? याद करिएगा, स्वर्ण और ताम्र। सभी प्रश्नों को आपको याद रखना है, यह सभी प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक हो सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था? कुषाण राजवंश के सिक्के पाए जाते हैं किस धातु के? स्वर्ण और ताम्र। ठीक है, स्वर्ण को अपन एस से दर्शाए हैं। गुप्त राजवंश में किस धातु के सिक्के पाए जाते हैं? गुप्त राजवंश में स्वर्ण और रजत। सातवाहन राजवंश में किस धातु के सिक्के पाए जाते हैं? सातवाहन में चांदी, तांबा और सीसा। चांदी, तांबा और सीसा, याद रखिएगा। कुषाण में स्वर्ण और ताम्र, गुप्त में स्वर्ण और रजत, सातवाहन में चांदी, तांबा और सीसा। ठीक है, याद करिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या? कलचुरी राजवंश में किस प्रकार के सिक्के होते थे? कलचुरी राजवंश से प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? स्वर्ण, ताम्र और रजत। स्वर्ण, ताम्र और रजत तीनों प्रकार के सिक्के कलचुरी राजवंश पर चलाए गए थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। रंगमहल संस्कृति किस युग से संबंधित है? रंगमहल संस्कृति किस युग से संबंधित है? कुषाण युग से। कुषाण युग से संबंधित है रंगमहल संस्कृति। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न क्या पूछा गया था? यूपीपीएससी 2015 में भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप से उपयोग करने वाला कौन सा शासक था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विम कैडफिसेज। इन्होंने भारत में स्वर्ण के सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप से चालू कराया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय पर शिक्षा प्राप्त की है? यूपी लोअर सबका प्रश्न है यह। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चरक और जीवक। इन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय पर शिक्षा अपनी पूरी की है। कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है? वर्ण व्यवस्था का रक्षक गौतमीपुत्र सातकर्णी को ही माना जाता है। यह सातवाहन वंश से राजा थे या फिर राज्य करते थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। बिना बेगार ने किसके द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? सुदर्शन झील के बारे में अगर प्रश्न पूछा जाए तो यह यूपीपीएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न था। किसके द्वारा बनवाया गया था? सुदर्शन झील किसके द्वारा बनवाया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? रुद्रदामन के द्वारा। शक शासकों में सबसे महान माना जाता है रुद्रदामन को। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? रुद्रदामन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? कब बनवाया गया था सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख? 2181 ईस्वी में। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस अभिलेख में रुद्रदामन की प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित की गई हैं? किस अभिलेख में रुद्रदामन की उपलब्धियों को वर्णन किया गया है? बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियों को वर्णित किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है?
बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? कनिष्क के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध का अंकन किया गया है, कनिष्क के द्वारा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? सबसे पहले सोने के सिक्के किस शासक के द्वारा जारी किए गए? विम कडफिसेस, मैंने आपको पहले भी बताया। अगले प्रश्न पर आते हैं। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? सिमुक ने किस वंश की स्थापना की थी? सातवाहन। सातवाहन वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? सातवाहन वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? सिमुक को। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो थे वह सातवाहन वंश से ही राजा हुआ करते थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अफगानिस्तान का बामियान क्यों प्रसिद्ध है? बामियान क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ बुद्ध की प्रतिमा है। बुद्ध की प्रतिमा है बामियान नामक स्थान पर अफगानिस्तान में, इसलिए यह प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी कहा जाता है? सातवाहनों की राजधानी किस स्थान को कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान नामक स्थान को सातवाहनों की राजधानी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित रखते थे? खारवेल का संबंध किस वंश से था? तो सही इसका उत्तर होगा चेदी वंश से। चेदी वंश से संबंध रखते थे कलिंग। अगले प्रश्न पर आते हैं। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर पाया जाता है? 135 वर्ष का अंतर होता है विक्रम संवत और शक संवत में। अगले प्रश्न पर आते हैं। यह सभी के सभी प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसीलिए इस प्रश्नों को सूचीबद्ध तरीके से रखा गया है। यह सभी के सभी प्रश्न मौर्योत्तर काल से संबंधित हैं। देखिए कितने बड़े बड़े एग्जामों में पूछा गया है, नॉर्मल प्रश्न थोड़ी ना है। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत से बाहर तक फैली हुई हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कुषाण वंश। कुषाण वंश को मैंने डिटेल से पढ़ाया है, आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम क्या है? प्राचीन काल में भारत में किए गए आक्रमण, पहले किसने आक्रमण किया, फिर किसने किया, फिर किसने किया? याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यूनानी आक्रमण सबसे पहले हुआ। यूनानी आक्रमण सबसे पहले हुआ। उसके बाद शकों का आक्रमण भारत में हुआ। उसके बाद कुषाणों का आक्रमण हुआ। कुषाणों का आक्रमण किया गया भारत में। प्राचीन काल में सही कालानुक्रम क्या है? यूनानी आक्रमण सबसे पहले हुआ, फिर शकों का, फिर उसके बाद कुषाणों का आक्रमण भारत में किया गया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंशों की सूची मिलती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया गया था किसके द्वारा? किन शासकों के द्वारा उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए गए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कुषाण। कुषाण शासकों के द्वारा सबसे अधिक तांबे के सिक्के जारी किए गए थे। सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित है? सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित है? अमरावती में। अमरावती में सातवाहनों की राजधानी स्थित है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद भारत में किस वंश ने राज किया? तो कण्व वंश, या फिर इसे कण्वा वंश भी कहते हैं। कण्वा वंश या कण्व वंश के रूप में इसे जान सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाल विवाह प्रथा किस काल में प्रारंभ हुई? किस काल में बाल विवाह प्रथा प्रारंभ हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कुषाण काल में। कुषाण काल में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई। राजा खारवेल का नाम किस अभिलेख से जुड़ा हुआ है? राजा खारवेल का नाम हाथी गुम्फा अभिलेख से जुड़ा हुआ है। किस अभिलेख से? हाथी गुम्फा अभिलेख से। अगले प्रश्न पर आते हैं। काव्य शैली की प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस के अभिलेख पर मिलता है? रुद्रदामन के कठियावाड़ अभिलेख पर। कहाँ? रुद्रदामन के कठियावाड़ अभिलेख पर। इन प्रश्नों को आपको याद रखना है, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में दोबारा पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है। किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान, जिसे शिष्ट के रूप में भी आप जान सकते हैं, इसका प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? किस मूर्ति कला में माध्यम के रूप में इस चट्टान का उपयोग किया जाता है? गंधार मूर्ति कला में। किस मूर्ति कला में? गंधार मूर्ति कला में हरित स्तरित चट्टानों का उपयोग माध्यम के रूप में किया जाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कुषाण किस ओर से व्यापार करते थे? रास्ता क्या था उनका? कुषाणों का व्यापार करने का रास्ता क्या था? फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर। कहाँ? फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर भारत कुषाणों से व्यापार करते थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा।
कौन सा पहला ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ लोगों को अपने अधीन कर लिया? अपने अधीन कर लिया, किस ईरानी शासक ने ऐसा काम किया था? डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम ने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पूर्वी रोमन शासक जिनका नाम था जस्टिनियम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में दिखता है? रोमन शासक जस्टिनियम, इनका सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र में है? विधि के क्षेत्र में, कानून बनाने के क्षेत्र में रोमनों ने अपना बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि, योगदान दिया। अगले प्रश्न पर आते हैं। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था? मौर्यों के बाद सबसे ज्यादा प्रभावशाली राज्य किसका था? सातवाहन वंश का। सातवाहन वंश का सबसे प्रभावशाली राज्य था मौर्यों के बाद। अगले प्रश्न पर आते हैं। जो कला शैली भारतीय और यूनानी अर्थात ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहा जाता है? भारतीय कला शैली और ग्रीक कला शैली आकृति का मिश्रण होता है, उस कला शैली को क्या कहा जाता है? गांधार कला शैली कहा जाता है, जिसकी शैली भारतीय और ग्रीक अर्थात यूनानी कला शैली का मिश्रण है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न क्या कहता है? विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ है? विक्रम संवत का प्रारंभ कब से माना जाता है? 57 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व से अब विक्रम संवत का प्रारंभ माना जाता है। 135 वर्ष का अंतर होता है विक्रम संवत और शक संवत में। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। कला की गांधार शैली किस समय से सबसे अधिक फली फूली? गांधार शैली सबसे अधिक कब फली और फूली? कुषाणों के समय से। किसके समय से? कुषाणों के समय से। अगले प्रश्न पर आते हैं। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? 78 एडी। 78 एडी में हुआ किसका? कनिष्क का राज्याभिषेक। यह प्रश्न, सभी के सभी प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हालांकि सभी प्रश्न बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए थे, जैसे यूपीपीएससी, आरएएस, एमपीपीएससी, सीजीपीएससी। आप देख सकते हैं यह प्रश्नों की सूची। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों का सम्मान कीजिएगा। धन्यवाद।